हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के लेक्चर में हम रिलेटिव स्टिक्स इलेक्ट्रोडायनामिक को ही कंटिन्यू रखेंगे और आज का हमारा जो टॉपिक होगा वो टॉपिक ये होगा कि हम लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन को फोर वेक्टर की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे या फिर लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन को हम स्पेस एंड टाइम की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले एक बात और बता देता हूँ, रिलेटिव स्टिक्स इलेक्ट्रोडायनामिक के ऊपर या ईडीडब्ल्यूपी इलेक्ट्रोडायनामिक एंड वेव प्रोपेगेशन के ऊपर हम ऑलरेडी काफी सारे लेक्चर अपलोड कर चुके हैं। अगर आप वो चैनल देखना वो वीडियो देखना चाहते हैं, वो लेक्चर देखना चाहते हैं तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं, लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्पेस एंड टाइम इन फोर वेक्टर। तो हमारे पास फिर से जैसे हमने पहले वाले टॉपिक्स को स्टार्ट किया था वैसे ही हम इस टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। हमारे पास दो फ्रेम ऑफ रेफरेंस होंगे, एक एस फ्रेम होगा, एक एस प्राइम फ्रेम होगा। ठीक है, और जो एस प्राइम फ्रेम है वो वी वेलोसिटी के साथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के अंदर मूव करेगा। ठीक है, हम इसका ग्राफ भी यहाँ पे, डायग्राम भी हम यहाँ पे बना के बता देते हैं। ये हमने मान लिया कि हमारे पास एक फ्रेम है, एस फ्रेम है, और ये हमने मान लिया हमारे पास एस प्राइम फ्रेम है। ठीक है, जो एस प्राइम फ्रेम है ये वी वेलोसिटी के साथ, पॉजिटिव वी वेलोसिटी के साथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के अंदर मूव करेगा। ठीक है, और जो एस के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे, एस के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, एक्स वाई जेड एंड टी। ठीक है, और जो एस प्राइम के कोऑर्डिनेट्स लेके चलते थे वो एक्स प्राइम, वाई प्राइम, जेड प्राइम एंड टी प्राइम, ये सब कोऑर्डिनेट्स हम लेके चलते हैं। अगर मैं एस प्राइम से ऑब्जर्व करता, अब तो हमने क्या कहां से ऑब्जर्व किया है, एस से ऑब्जर्व किया है, एक्स से ऑब्जर्व किया, तो हमने देखा जो एस प्राइम फ्रेम है वो वी वेलोसिटी के साथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के अंदर मूव कर रहा है। अगर मैं इसको एस प्राइम से यहां से अगर मैं एस को ऑब्जर्व करूं तो हमें लगेगा कि जो एस फ्रेम है वो नेगेटिव वी वेलोसिटी के साथ नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के अंदर मूव कर रहा है। इसको हम एक एग्जांपल से समझ सकते हैं, जैसे कि हमारे पास एक कार है, उस कार के अंदर एक पर्सन, कोई भी एक बंदा बैठा है। एक बंदा उस कार को बाहर से ऑब्जर्व करता है, बाहर से ऑब्जर्व करता है तो वो बंदा किसमें, रेस्ट में है, उसको वो कार आगे जाती हुई दिखाई देगी। अगर मैं दूसरे फ्रेम से देखूं, मैं उस कार के अंदर से देखूं तो मेरे को ये लगेगा कि मैं तो, मेरी पोजीशन वही है और वो जो बंदा है वो नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस मतलब नेगेटिव वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, सेम एज इट इज यहाँ पे भी यही है। तो फर्स्ट पॉइंट में यही बता रखा, कंसीडर टू सिस्टम एस एंड एस प्राइम। एस प्राइम जो सिस्टम है वो मूव कर रहा है वी वेलोसिटी के साथ या पॉजिटिव वी वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के अंदर। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है, इन मिन्कोव्स्की स्पेस लेट द कोऑर्डिनेट ऑफ इवेंट्स। मिन्कोव्स्की स्पेस क्या होता है, इसको हम स्पेस टाइम, मिन्कोव्स्की स्पेस टाइम भी बोलते हैं। और ये मिन्कोव्स्की जो थे वो एक मैथमेटिक्स के प्रोफेसर थे। ये पहली बार स्पेस और टाइम के कोऑर्डिनेट्स को एक साथ लेके आए थे। मींस स्टार्टिंग में हमारे पास तीन ही कोऑर्डिनेट होते थे, एक्स वाई एंड जेड। मिन्कोव्स्की ने फर्स्ट टाइम माना था कि हमारे पास एक टाइम का कोऑर्डिनेट्स भी होता है। तो ये स्पेस और टाइम की जो एंटिटी है उसको एक साथ लेके आए थे। एक बार फिर बता देता हूं, जो मिन्कोव्स्की स्पेस है इसमें, इससे पहले हम क्या मानते थे मिन्कोव्स्की स्पेस है कि हमारे पास तीन ही डायमेंशन है, पर जो मिन्कोव्स्की है वो फोर्थ डायमेंशन टाइम को भी एक साथ लेके आए थे। मीन्स जो स्पेस और टाइम के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो एक साथ लेके आए थे। और यहाँ पे हम ये बोल सकते हैं जो मिन्कोव्स्की स्पेस है, दो इवेंट्स के बीच में जो स्पेस टाइम इंटरवल है वो इंडिपेंडेंट रहेगा उनके इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे। ठीक है, ये सब चीजें हम जब फोर वेक्टर के बारे में पढ़ेंगे, फोर वेक्टर हालांकि इससे पहले का टॉपिक होता है, ठीक है, पर हम उसका जो वीडियो है वो बाद में बनाएंगे। तो अभी आप यही याद रखिए, जो मिन्कोव्स्की स्पेस है हमने मान लिया कि तो वहां पे कोई एक इवेंट्स टेक प्लेस हो रहा है और उस इवेंट्स के जो कोऑर्डिनेट्स हैं, इवेंट्स के कोऑर्डिनेट मान लिए एक्स वाई जेड एंड टी। ठीक है, टी यहाँ पे टाइम है, आईटा यहाँ पे कोई इमेजिनरी नंबर है, सी यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट है। ठीक है, तो यहाँ पे जो x1 है वो किसके इक्वल मान लिया, x के इक्वल मान लिया, x2 y के इक्वल मान लिया, x3 z के इक्वल मान लिया। जो फोर्थ डायमेंशन है ये हमारे पास स्पेस के कोऑर्डिनेट है और ये हमारे पास टाइम का कोऑर्डिनेट है। ठीक है, तो x4 किसके इक्वल मान लिया हमने यहाँ पे, ICT। अब जहां कहीं पे भी अगर ICT आता है तो उसको हम लेके चलेंगे, ये x4 है हमारे पास, मीन्स फोर डायमेंशन है। अब हम यहाँ पे जो लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन है उस लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करके या फिर लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन को हम फोर वेक्टर की फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। आइए देखते हैं कैसे। तो हमने लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन में पढ़ा था जो एक्स प्राइम है, उस एक्स प्राइम का एक्स के साथ ये रिलेशन होता है एक्स माइनस वी टी डिवाइड बाई 1 माइनस बीटा स्क्वायर। बीटा स्क्वायर की जगह हम वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर भी लिख सकते हैं। ठीक है, वाई प्राइम वाई के इक्वल होता है, जेड प्राइम जेड के इक्वल होता है, जो टी प्राइम है वो टी माइनस वी
एक्स बाय सी स्क्वायर और टोटल के डिवाइड में 1 माइनस बीटा स्क्वायर अंडर द रूट ये होता है। ठीक है, अब इन सब को हम फोर वेक्टर की फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। अगर आपको लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में नहीं पता है तो आप जो इंट्रोडक्शन वाला जो लेक्चर है रिलेटिविस्टिक्स इलेक्ट्रोडायनामिक का जो इंट्रोडक्शन जो करवाया गया था उसके अंदर ये सब आपको मिल जाएगा और अच्छे से एक्सप्लेन भी वहां पे कर रखा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जो एक्स प्राइम की जो वैल्यू है, एक्स प्राइम की वैल्यू क्या है हमारे पास एक्स माइनस वी टी और 1 माइनस बीटा स्क्वायर अंडर द रूट। ठीक है, अब इसको फोर वेक्टर की फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं तो हम यहाँ पे कुछ सब्स्टिट्यूशन करेंगे। सब्स्टिट्यूशन क्या करेंगे, हमने मान लिया 1 बाय 1 माइनस बीटा स्क्वायर अंडर द रूट, इसकी वैल्यू हमने मान ली गामा होगी हमारे पास। ठीक है, और यहाँ पे अब हमारे पास क्या रह जाएगा, अंदर रह जाएगा एक्स माइनस वी टी। ठीक है, एक्स प्राइम किसके इक्वल मान लिया हमने, x1 के इक्वल मान लिया। अब हम यहाँ पे ये जो vt है इस vt को सोल्व करते हैं। इस vt को अगर मैं vt को आयटा c से मल्टीप्लाई करवा दूं और आयटा c से अगर मैं इसको डिवाइड करवा दूं तो आई सी टी आयटा सी टी ये क्या हो जाएगा, आयटा सी टी हमारे पास क्या होता है x4 होता है। ठीक है, और यहाँ पे एक v बाई सी है, जो v बाई सी है ये क्या हो जाएगा हमारे पास बीटा हो जाएगा। तो ये यहाँ पे कुछ ऐसा हो जाएगा x4 बीटा डिवाइड बाय आयटा। अब इसको आगे सोल्व करते हैं। आगे सोल्व कैसे करेंगे, इसको हम आयटा से मल्टीप्लाई करवा देते हैं और आयटा से हम इसको डिवाइड करवा देते हैं। जब आयटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड करवाएंगे तो आयटा बीटा x4 और नीचे आयटा इंटू आयटा, आयटा स्क्वायर हो जाएगा। और आयटा स्क्वायर की जो वैल्यू होती है वो -1 होती है। ठीक है, तो यहाँ पे हम ये सब लिख सकते हैं। यहाँ पे ऑलरेडी माइनस है, हाँ मैं एक बार यहाँ पे लिख लेता हूं यही वाली टर्म। हमारे पास क्या आ गया था, गामा x1 माइनस वी टी की जगह हम ये वैल्यू पुट कर सकते हैं, सोल्व किया था अभी हमने। तो गामा x1 माइनस आयटा बीटा x4 और डिवाइड बाय आयटा स्क्वायर। आयटा स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं -1, तो यहाँ पे ये जो साइन है वो किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा और ये आयटा स्क्वायर यहाँ से हट जाएगा। तो हमने यहाँ पे जो x प्राइम है, x प्राइम को हमने कन्वर्ट कर लिया किसको, इस फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट है, नेक्स्ट हमारे पास क्या था, नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे टी प्राइम है। तो टी प्राइम किसके इक्वल है, वाई के इक्वल है। इसको हम स्पेस एंड टाइम की फॉर्म में अगर कन्वर्ट करते हैं तो यहाँ पे सेम एज इट इज जो सेकंड कोऑर्डिनेट था हमारे पास, सेकंड कोऑर्डिनेट क्या था x2 किसके इक्वल है, y के इक्वल है। तो यहाँ पे जो y है वो किसके इक्वल आ जाएगा, x2 के इक्वल आ जाएगा। और जो z है वो किसके इक्वल है, x3 के इक्वल है। ठीक है, तो ये डायरेक्ट हो जाएंगे, इनको सोल्व करने की कोई भी जरूरत नहीं है। उसके बाद जो t प्राइम है, इस t प्राइम को हम सोल्व करते हैं। t प्राइम की वैल्यू क्या है हमारे पास, t प्राइम की वैल्यू है t प्राइम इक्वल टू t माइनस v, यहाँ पे माइनस x1 डिवाइड बाय सी स्क्वायर और 1 माइनस बीटा स्क्वायर अंडर द रूट। अब यहाँ पे भी यही करेंगे, 1 बाय 1 माइनस बीटा स्क्वायर अंडर द रूट, इसको हम यहाँ पे गामा पुट कर देंगे। ठीक है, तो गामा पुट करने के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, गामा पुट करने के बाद ये आ जाएगा हमारे पास t प्राइम इक्वल टू t माइनस वी x1 बाय सी स्क्वायर और इसको हमने यहाँ पे गामा पुट कर दिया। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसको बोथ साइड नहीं, ओनली जो लेफ्ट हैंड साइड है इसमें हम आयटा सी से इसको मल्टीप्लाई करवा देते हैं और आयटा सी से हम इसको डिवाइड करवा देंगे। जब आयटा सी से इसको मल्टीप्लाई किया जाएगा तो आई सी टी की प्राइम की जो वैल्यू होती है वो क्या हो जाएगी, यहाँ पे टी प्राइम है तो यहाँ पे हो जाएगा x4 प्राइम। ठीक है, डिवाइड बाय आई सी। अब इस आयटा सी को उठा के मैं इक्वल टू के साइन से उस तरफ लेके चला जाऊं तो क्या आ जाएगा, यह आ जाएगा आई सी टी, यहाँ पे भी आई सी टी हो जाएगा और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, आई सी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे टी ऑलरेडी था तो आई सी टी हो जाएगा माइनस आई सी वी x1 डिवाइड बाय सी स्क्वायर। ठीक है, और बाहर हमारे पास गामा चल ही रहा है, यहां से आईसीटी। अब आईसीटी प्राइम की आईसीटी की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है हमारे पास, x4 वैल्यू होती है। यहाँ पे एक सी से एक सी कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आयटा, यहाँ पे एज इट इज रहेगा v बाय सी, ये होता है हमारे पास बीटा और x1 यहाँ पे एज इट इज आ जाएगा। इसको
माइनस x4 और बाहर आ जाएगा हमारे पास गामा। ये किसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, ये आ जाएगी x4 प्राइम की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, ऐसे हम सब की वैल्यू यहाँ पे निकाल सकते हैं। तो हमने यहाँ पे अगले पेज पे इन सब की वैल्यू की यहाँ पे डायरेक्ट निकाल के लिख दी। 1/1 माइनस बीटा स्क्वायर को हमने यहाँ पे एज इट इज लिखा। उसके बाद ये वैल्यू कैसे निकाली, ये वैल्यू निकालने के लिए हमने यहाँ पे जो VT है इसको आइटा सी से मल्टीप्लाई करवा दिया और आइटा सी से डिवाइड करवा दिया। जो VT है इसको आइटा सी से मल्टीप्लाई किया, आइटा सी से डिवाइड किया। अब ICT ये क्या होता है हमारे पास, ये होता है हमारे पास x4 और V/c ये होता है बीटा और आइटा यहाँ पे एज इट इज। अब आइटा से फिर मल्टीप्लाई करवा दिया और डिवाइड करवा दिया। ठीक है, ये आइटा चला जाएगा तो ICT ये आ जाएगा आइटा बीटा x4 और नीचे आइटा स्क्वायर हो जाएगा, वो -1 हो जाएगा। तो यहाँ पे ये टर्म आ जाएगी। ये दोनों एज इट इज और t जो x4 है उसको हमने अभी यहाँ पे सोल्व किया था। ठीक है, अब इन सब ट्रांसफॉर्मेशन को हम कैसे एक्सप्रेस करके बता सकते हैं ये भी हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे x1 का हमारे पास, x1 का क्या कोफिशिएंट है हमारे पास, x1 का कोफिशिएंट है हमारे पास यहाँ पे गामा। ठीक है, और अगर मैं यहाँ पे x2 का कोफिशिएंट देखूं तो x2 का कोई भी कोफिशिएंट नहीं है तो हमारे पास 0 आएगा। x2 का कोफिशिएंट इंटू x2, x3 का कोफिशिएंट है इस टर्म के अंदर, कोई भी कोफिशिएंट नहीं है तो ये 0 आ जाएगा, 0 x3। और x4 का कोफिशिएंट देखूं तो यहाँ पे x4 का कोफिशिएंट क्या है, आइटा बीटा प्लस में आइटा बीटा x4। ठीक है, और साथ में यहाँ पे गामा को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे गामा भी होगा। ठीक है, तो आइटा गामा बीटा ये हो जाएगा। यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे ना ही x1 का कोई कोफिशिएंट है, x2 का कोफिशिएंट यहाँ पे 1 है, x3 का कोफिशिएंट भी नहीं है और x4 का कोफिशिएंट भी नहीं है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 0x1 प्लस 1x2 प्लस 0x3 प्लस 0x4। ठीक है, और ये वाली जो टर्म है इसको हम कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पे सिर्फ x3 का कोफिशिएंट है, ना x1 का, x2 का भी नहीं है और x4 का भी नहीं है। तो 0x1 प्लस 0x2 प्लस 1। ठीक है, क्योंकि इसका कोफिशिएंट कितना है, x3 का कोफिशिएंट यहाँ पे 1 है, x3 और प्लस 0x4। सेम एज इट इज यहाँ पे भी अगर हम x1 का कोफिशिएंट देखें तो x1 का कोफिशिएंट क्या है, x1 का कोफिशिएंट है गामा आइटा गामा बीटा और ये किसमें है, माइनस में है। ये x1 का कोफिशिएंट है। x2 का कोफिशिएंट यहाँ पे नहीं है तो 0x2 और उसके बाद x3 का कोफिशिएंट भी नहीं है तो 0x3 और x4 का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पे, गामा, तो प्लस में गामा x4। ठीक है, तो ट्रांसफॉर्मेशन को हमने यहाँ पे ऐसे यही ट्रांसफॉर्मेशन लिख लिया। x1 प्राइम का जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो ये आ जाएगा, x2 का ये आ जाएगा, x3 का ये और x4 का ट्रांसफॉर्मेशन ये आ जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट में हम क्या बोलते हैं, ये जो जितने चार इक्वेशन हमने देखी, इन चार इक्वेशन को हम एक सिंगल इक्वेशन से डिफाइन करके बता सकते हैं। सिंगल दिस रिजल्ट कैन बी रिटन एज रिटन बाय सिंगल इक्वेशन। और सिंगल इक्वेशन क्या हो जाएगी, वो होगी हमारे पास एक्स म्यू प्राइम इक्वल टू अल्फा म्यू न्यू और एक्स न्यू। अभी हम देखेंगे इसको कैसे लिख के हम बता सकते हैं। तो हमने यहाँ पे जो इक्वेशन है वो हमने यहाँ पे लिख लिया और जो अल्फा की जो वैल्यू होगी वो अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी, अल्फा की वैल्यू हम यहाँ से देखेंगे। एक सेकेंड, अल्फा की वैल्यू हम यहीं पे देख लेते हैं। अल्फा की इस तरफ जो वैल्यू होगी 1 2 3 एंड 4, इस तरफ न्यू की वैल्यू होंगी, न्यू की वैल्यू क्या होंगी 1 2 3 एंड 4। अब हम यूज करेंगे किसका, जो हमारे पास 4 इक्वेशन आई है उन 4 इक्वेशन का यूज करेंगे। तो x11 तो यहाँ पे न्यू की वैल्यू भी 1 है और म्यू की वैल्यू भी कितना है, 1 है। ठीक है, तो यहाँ पे जो x1 का कोफिशिएंट है वो क्या है, गामा है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, इस पॉइंट के ऊपर हम लिखेंगे गामा। ठीक है, उसके बाद जो सेकंड है, न्यू की वैल्यू कितना रहेगी, 1 रहेगी और न्यू की वैल्यू, एक तो म्यू है, म्यू की वैल्यू 1 ही रहेगी और न्यू की वैल्यू कितना कर दें, 2 कर दें। तो 2 का जो कोफिशिएंट रहेगा वो कितना रहेगा, 0 रहेगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 0। सेम एज इट इज यहाँ पे x3 का न्यू की वैल्यू 1 ही रहेगी, म्यू की वैल्यू 1 ही रहेगी और न्यू की वैल्यू अगर 3 कर दूं तो यहाँ पे कोफिशिएंट कितना, 0 और 4 वैल्यू कर दूंगा तो यहाँ पे क्या मिलेगा, आइटा बीटा गामा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास 0 और ये आ जाएगा आइटा बीटा एंड गामा। सेम एज इट इज। अब मैं यहाँ पे म्यू की वैल्यू 2 कर रहा हूं और न्यू की वैल्यू 1 कर रहा हूं। तो म्यू की वैल्यू 2 कहाँ पे हो रही है, यहाँ पे म्यू की वैल्यू 2
इस इक्वेशन के अंदर होगी। ठीक है, ये वाला जो है ना 1 2 3 4 और यहाँ पे हमने लिखा है एक्स न्यू, तो एक्स म्यू की जो वैल्यू है, सॉरी ये म्यू है, बार बार मैं न्यू बोल रहा हूं इसको, 1 2 3 एंड 4 इस म्यू की वैल्यू होगी। तो अब म्यू की वैल्यू हमें 2 कर दी, तो 2 कर दी तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, x2 प्राइम की वैल्यू आ जाएगी। x2 प्राइम में जो फर्स्ट कोफिशिएंट है वो कितना है 0, फिर 1 0 1, तो यहाँ पे यही लिखेंगे, फर्स्ट कोफिशिएंट कितना है 0, फिर 1 है, फिर 0 है, फिर अगेन 0 है। उसके बाद थर्ड वाला देखें तो थर्ड वाला 0 0 0, सॉरी यहाँ पे आएगा 1 और ये आ जाएगा 0। उसके बाद फोर्थ में देखें तो फोर्थ में जो फर्स्ट कोफिशिएंट है वो कितना है आयटा बीटा गामा, माइनस आयटा बीटा गामा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस आयटा बीटा गामा। उसके बाद 0 0 और जो फोर्थ वाला होगा वो क्या हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे गामा, तो ये हमने यहाँ पे लिख दिया गामा। ठीक है, तो अल्फा म्यू न्यू की वैल्यू हम इस प्रकार से डिफाइन करके बता सकते हैं। मीन्स हम एक इस सिंगल इक्वेशन से जो ऊपर वो जो 4 इक्वेशन हमने यहाँ पे जो ट्रांसफॉर्मेशन एक्सप्रेस की थी, उस ट्रांसफॉर्मेशन को हम एक सिंगल इक्वेशन से एक्सप्रेस करके बता सकते हैं। और ये वाली जो इक्वेशन है, इसी इक्वेशन को हम बोलेंगे लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्पेस एंड टाइम इन टर्म ऑफ 4 वेक्टर। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। इस टॉपिक में ज्यादा कुछ नहीं है। इनिशियली एक बार फिर से बता देता हूं फास्टली, हमने यहाँ पे 2 फ्रेम ऑफ रेफरेंस लिए, अलग अलग फ्रेम्स। जो एस प्राइम फ्रेम है वो वी वेलोसिटी के साथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के अंदर मूव कर रहा है। उसके बाद हमने मिन्कोस्की स्पेस लिया। मिन्कोस्की स्पेस क्या था, ये एक मैथमेटिक्स के प्रोफेसर थे, ये स्पेस और टाइम के कोऑर्डिनेट को एक साथ लेके आए थे। ये स्पेस और टाइम की जो एंटिटी है इसको एक साथ लेके आए थे। तो यहाँ पे ये जो मिन्कोस्की स्पेस के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो क्या होंगे, x1 किसके बराबर होगा x के, x2 किसके बराबर होगा y के, और x3 किसके बराबर होगा z के, जो x4 है वो किसके बराबर होगा ICT के। ठीक है, उसके बाद हमने लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन का यूज किया। लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन में है ये जो x प्राइम के जो कोऑर्डिनेट है उसको हमने ट्रांसफॉर्म करके 4 वेक्टर की फॉर्म में लेके आए, सेम एज इट इज। यहाँ पे जो y प्राइम है और इनको हमने 4 वेक्टर की फॉर्म में कन्वर्ट किया। कन्वर्ट करने के बाद हमारे पास ये वैल्यू आती थी, उन वैल्यूज को हमने ट्रांसफॉर्म कर लिया इन इक्वेशन की फॉर्म में, और बाद में सब इक्वेशन को हमने एक सिंगल इक्वेशन से रिप्रेजेंट करके बता दिया। और उसके बाद जो यहाँ पे अल्फा की वैल्यू थी, अल्फा की वैल्यू भी हमने यहाँ पे बता दी। और ये जो इक्वेशन आई है, इक्वेशन नंबर 1 जिसको हमने बोला है, यही क्या है, लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्पेस एंड टाइम इन टर्म ऑफ 4 वेक्टर। आई होप आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। थैंक यू।